जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पति की दूसरी बीवी। कहने को तो ललिता के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। मगर इस ढलती उम्र में उसका साथ देने वाला कोई न था। पूरी जिंदगी दुखों में ही गुजर गई। उसका पति पहले से ही शादीशुदा था, मगर शादी के कई सालों बाद भी जब कोई बच्चा न हुआ तो चंदन की दूसरी शादी के लिए उसकी पहली पत्नी राधा उस पर दबाव डालने लगी। चंदन ने दूसरी शादी के लिए मना किया तो राधा ने चंदन की भावनाओं को कचोटते हुए कहा कि आप अच्छे से जानते हैं मैं कभी मां नहीं बन सकती। इतनी जमीन जायदाद है, वह कौन संभालेगा? क्या ये धन संपत्ति आस पड़ोसियों के लिए छोड़ जाओगे? बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा? रिश्तेदारों तो पहले से ही इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब वह दिन आए जब वे सब कुछ उनके हाथ लग जाए। उसकी बातें सुनकर चंदन झुंझला गया और उठकर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अब हर रोज की यही बात हो गई थी। राधा हर रोज कोई न कोई ऐसी बात कर देती कि चंदन परेशान हो जाता। कभी कभी तो दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। राधा बहुत जिद्दी थी। वह तक उसके पीछे पड़ी रही जब तक कि चंदन ने हाँ नहीं बोल दिया। बस फिर क्या था, राधा किसी ऐसी लड़की की तलाश में जुट गई जिसकी शादी वे अपने स्टेशन मास्टर पति से करवा सके। काफी दिन बीत गए मगर कोई लड़की उसके दिमाग में नहीं आ रही थी जो उसके सूने घर में रौनक ला सके, जिससे लोगों के मुंह बंद हो सके। अब रोज एक ही बात सुन सुनकर चंदन को भी औलाद की कमी पहले से अधिक खटकने लगी थी। रह रहकर उसे यही ख्याल सताने लगा कि उसके सभी मित्रों के घर में बच्चे हैं, मगर एक मैं ही बदनसीब हूँ जिसका घर आंगन सोना है। राधा का इलाज भी बहुत करवाया मगर उसकी कोख हरी न हो सकी। डॉक्टरों के मुताबिक राधा मां नहीं बन सकती थी। उधर ललिता, जो कि राधा की रिश्तेदारी में ही थी, साथ ही साथ राधा की सहेली भी थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी और वह अपने मायके में ही रहती थी। एक दिन बैठे बैठे राधा के दिमाग में उसका ख्याल आया तो उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमक उठे हों। शाम को जब चंदन ड्यूटी से घर आया तो राधा ने जल्दी से 2 कप चाय बनाई और खुशी से झूमती हुई एक कप पति की ओर बढ़ाया और अपना कप लेकर उसके सामने बैठ गई। क्या बात है, आज बड़ी चहक रही हो? चंदन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बस फिर क्या था, राधा ने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी। आप जानते हैं ना मेरी सहेली ललिता को? हाँ, क्या हुआ उसे? अरे कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या आपकी उससे शादी की बात चलाकर देखें? अगर उसके घर वाले मान जाए तो। राधा की यह बात चंदन को भी अच्छी लगी, मगर उसके घर वाले मान जाएंगे क्या? चंदन ने उत्सुकता से राधा से पूछा। मैं सुबह मम्मी से बात करती हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे देख लो, बोलकर चंदन लेट गया और राधा रात्रि के खाने का प्रबंध करने लगी। खाना बनाने के बाद दोनों ने दिन भर की छोटी छोटी बातें करते हुए खाना खाया। फिर राधा ने रसोई समेटी और दिन भर की थकान की वजह से बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठकर राधा ने घर के रोजाना के कामकाज को निपटाकर माँ को फोन किया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने माँ से पूछा कि ललिता का रिश्ता कहीं हुआ या नहीं। तो माँ ने कहा अभी तक तो नहीं। क्यों, क्या बात है? नहीं, मैं यूं ही पूछ रही थी। माँ ने निराश भरे शब्दों में कहा, ऐसे में रिश्ते कहाँ मिलते हैं जल्दी से। 1-2 जगह देखा मगर बात नहीं बनी। माँ, आप गलत ना समझे तो मैं कुछ बोलूं? थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा, हाँ बोल, क्या कहना चाहती है? माँ वो, अगर आपके दामाद से। क्या कह रही हो राधा? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वो तेरा पति है, तू सोच भी कैसे सकती है? तुम होश में तो हो ना? माँ ने गुस्से में एक ही सांस में बोला, हाँ माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती
और मैंने इनसे भी बात कर ली है, इन्हें भी कोई ऐतराज नहीं है। राधा बोलते हुए बुरी तरह से रो पड़ी। उसे रोता सुनकर माँ की आंखें भर आईं। अच्छा बेटा ठीक है, मैं बात करती हूँ, मगर कल को जब उसके बच्चे होंगे तो कहीं ऐसा न हो तेरे प्रति चंदन का व्यवहार बदल जाए या तुझे घर से ही निकाल दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मुझे पूरा यकीन है इन पर। माँ बस आप बात करो। माँ ने ललिता के घर वालों से फोन पर बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि उनके घर जाकर बातचीत करनी चाहिए। राधा भी उसके लिए मान गई और कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, तू भी चलना, चंदन से पूछकर आ जाना, किसी दिन फिर चल पड़ेंगे। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। फोन काट कर वे वहीं बैठी आने वाली जिंदगी के सपनों में खो गई। अगले दिन राधा माँ के साथ ललिता के घर पहुंच गई। चाय पानी के बाद ललिता राधा को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोनों ने बैठकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में राधा ने वंदना से मन को टटोलने की कोशिश की, मगर उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। उधर माँ ने वंदना के घर वालों से चंदन के साथ रिश्ते की बात कही तो सभी घर वाले हैरत भरी नजरों से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। माँ ने अपनी बात को बहुत सलीके से सबके सामने रखा था, जो सबको अच्छी लगी थी, मगर ललिता की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी यह अभी जानना जरूरी था। शाम को राधा और माँ घर वापस आ गए और सबको मशवरा कर बताने के लिए बोला। रात्रि के भोजन के बाद माँ और भाई ने ललिता से पूछा तो वह सूनी आंखों से उनकी ओर देखने लगी। तो भाई ने प्यार से कहा कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। ललिता कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी भाभी बोल पड़ी, इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा भला। उस आदमी का बच्चा भी नहीं है और राधा इसकी सहेली भी है। यह दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझती भी हैं और सामने से वो खुद रिश्ता मांग रहे हैं। और क्या चाहिए, बाकी इसकी इच्छा है। इतना बोलकर एक तरफ से फैसला थोप दिया गया था। जैसा आप सभी को ठीक लगे कर लें। वंदना ने भरे गले से जवाब दिया तो बस फिर ठीक है, इससे पहले कोई गड़बड़ हो कल बात पक्की कर देते हैं। भाभी ने लगभग उछलते हुए कहा। सब इस बात पर सहमत हो गए और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, मगर ललिता की आंखों से नींद तो जैसे पंख लगाकर उड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था, जिसे पहुंचने के लिए तकिए के अलावा और कोई नहीं था। अगली सुबह बातचीत करने के बाद हफ्ते भर में शादी की बात पक्की कर दी गई। राधा और चंदन इस बात से बहुत खुश थे। शादी का दिन आया तो साधारण सी रस्मों के साथ ललिता की विदाई कर दी गई। राधा ललिता के साथ बहुत प्यार से रहती। ललिता को भी अब लगा कि शायद ये सब ठीक हो गया। शादी के 3 महीने बाद जब ललिता के पेट से होने की बात पता चली तो सभी बहुत खुश हुए। घर में नया मेहमान आने वाला था। राधा ललिता का बहुत ख्याल रखती। समय बीता। ललिता ने बेटी को जन्म दिया, जिसे पैदा होते ही राधा ने अपनी देख रेख में रखा। ललिता को उसके पास तक नहीं आने दिया जाता था। जब अपने पति से ललिता कुछ कहना चाहती तो उसे कहता कि तुम मुंह बंद करके रहा करो, इसी में इस बच्ची की भलाई है। घर में ही तो है, कहीं तुम्हारी वजह से ऐसा न हो कि हमें अपनी बच्ची से हाथ धोना पड़े। ललिता भी डर के मारे चुप हो जाती, मगर खुद को ठगा हुआ सा महसूस करती। ललिता बेटी को गोद में उठाने के लिए तरसती रहती, मगर राधा उसे पास तक न भटकने देती। कभी कभार चोरी छुपे दुलार लेती, फिर अकेले में बैठ के घंटों रोती रहती, मगर अपना दर्द किसे सुनाती। कोई भी तो नहीं था जो इस बदनसीब माँ की ममता को समझ पाता। दूसरी बार फिर उसने बेटी को जन्म दिया तो सोचा इस बार तो बच्ची उसके पास ही रहेगी। बड़ी बेटी को तो राधा मेरे पास नहीं आने देती है। अब की बार मैं उससे कह दूंगी, अपनी दूसरी बेटी उसे देने से साफ मना कर दूंगी। और उसने किया भी ऐसा ही। ललिता शायद ये नहीं जानती थी कि राधा उससे भी 2 कदम आगे की सोच कर बैठी है।
राधा ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया। चंदन काम से आया तो उसके खूब कान भरे और जहर खाकर जान देने की धमकी दे डाली। जिसे सुनकर चंदन घबरा गया। उसने ललिता से हाथ जोड़कर मिन्नतें की कि अपनी दूसरी बेटी भी राधा की गोद में डाल दो, नहीं तो पूरी बिरादरी में हमारी थू थू होगी। कहीं सच में उसने ऐसा किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और फिर हमारी दोनों बच्चियों तो घर में ही हैं। और फिर तुम तो राधा को जानती ही हो, वो जिद्दी, अपनी जिद पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब वह ये बातें कर रहे थे तो राधा दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी, और उसने एक झटके से दरवाजा खोल और बोली, अगर बच्ची मुझे नहीं मिली तो मैं दोनों बच्चियों को खत्म कर खुद भी मर जाऊंगी। यह सब सुनते ही ललिता और चंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। चंदन ने नन्ही सी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अगले ही पल बच्ची राधा की बाहों में थमा दी। ललिता खून के घूंट पीकर रह गई। एक बार फिर उसकी गोद सोनी हो गई। ललिता अब उदास और चुप चुप रहने लगी थी। उधर राधा दोनों बेटियों को संभालती और हर संभव प्रयास करती कि ललिता उनसे दूर रहे। बड़ी बेटी रानी अब 5 साल की हो चुकी थी और स्कूल भी जाने लगी थी। वह राधा को ही अपनी माँ समझती थी और छोटी टीना को भी कभी उसे माँ कहकर तो नहीं पुकारती थी, मगर कभी कभी उसे देखकर मीठा सा मुस्कुरा देती थी, जिसे देखकर ललिता बहुत सुकून मिलता था। एक दिन ललिता ने टीना को राधा से आंख बचाकर इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से उसका माथा चूमकर उसे खाने के लिए बिस्किट दिए और कहा, दोनों महीने मिलकर खा लेना। जैसे ही टीना पीछे की ओर पलटी तो राधा को खड़ा देख डरते हुए बोली, वो माँ, इन्होंने मुझे दिए हैं। राधा ने सुमन के गाल पर जबरदस्त चांटा खींचते हुए कहा, कितनी बार बोला है किसी से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए, कभी देखा नहीं कुछ, चल अपने कमरे में। उसकी कड़क आवाज सुनकर टीना अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राधा ने ललिता को खूब खरी खोटी सुनाई। हर रोज कुछ न कुछ ऐसा ही हो जाता, जिसकी वजह से ललिता को बातें सुननी पड़ती। समय का पहिया आगे बढ़ रहा था और ललिता तीसरी बार माँ बनी। उसने इस बार एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, मगर ललिता के पास खुश होने की कोई वजह न थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मशीन की तरह बरतने के बाद छोड़ दी जाती थी। ललिता का दर्द सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही उसने किसी को बताया। मायके में भी वो कभी कभार ही जाती, वहां भी राधा साथ में ही जाती। राधा सबके सामने ऐसे पेश आती जैसे वे दोनों सगी बहनें हों। ललिता के घर वाले भी यही समझते थे कि वे अपने घर में बहुत खुश है। समय बीत रहा था। राधा तीनों बच्चों की देखरेख का ख्याल खुद ही रखती थी, तो जाहिर सी बात थी कि बच्चों का मोह भी राधा के साथ ही था। अब ललिता की हालत घर में फालतू पड़ी वस्तु के जैसी हो गई थी, जिसे कोई भी ठोकर मार सकता था। धीरे धीरे राधा को उसका घर में रहना भी खटकने लगा। उसने चंदन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि ललिता को गांव के बीचों बीच जो पुश्तैनी मकान है उसमें भेज दिया जाए। चंदन ने इस बात का विरोध किया, मगर उसकी एक न चली। आखिर ललिता को उस घर में जाना ही पड़ा। अब ललिता को एक और झटका लगा। उसके बच्चे उसकी आंखों से अब दूर हो गए थे। वह सारा दिन रोती रहती। फिर एक दिन ललिता के भाई को किसी से ललिता की इस हालत के बारे में पता चला, तो वे उससे मिलने के लिए वहां पहुंच गया। अपनी बहन की यह दशा देख वे खून के आंसू पीकर रह गया। उसने ललिता को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर ललिता ने जाने से साफ मना कर दिया और कहा, भाई आप जाइए, जो मेरी तकदीर में था वो हो गया, आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। भाई की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, मगर ललिता तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। उसने कहा, यह हमारा घर का मामला है, आप इसमें दखल ना देना और आज के बाद आप यहाँ भी मत आना।
अब आप यहाँ से चले जाइए। मगर ललिता, तुम इन हालातों में यहाँ कैसे? क्या हुआ है तेरे हालातों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से और कभी यहाँ दोबारा लौट कर मत आना, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ललिता के भाई ने उसका यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसकी यह सब बातें सुनकर वे वहां से चुपचाप अपने घर चला गया, मगर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने चंदन से मिलकर बात करने की सोची। अगले ही दिन भाई सीधे चंदन के दफ्तर पहुंच गया। उन्होंने जब चंदन से बात की तो पता चला कि चंदन की हालत चक्की में दो पाटों के बीच में फंसे दाने के जैसी है, क्योंकि राधा इस तरह तो धमकियां देती थी कि एक दिन तो उसने हद ही कर दी। चंदन को साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह ललिता को तलाक दे दे। अब इस घर परिवार को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लेकर घर में हर रोज कलह होने लगा। चंदन इस बात के लिए राजी नहीं था। उसने साफ कह दिया कि जो तुमने कहा मैंने किया, मगर अब और नहीं। राधा ने सातिर दिमाग से चाल चली और सीधे ललिता के पास उसके घर तलाक के पेपर लेकर जा धमकी और बोली, ललिता, इन पेपरों पर साइन कर दो, जो कुछ थोड़ा बहुत लेना ले लो। अब कौन से पेपर साइन करवाने आई हो तुम राधा? अब मेरे पास क्या बचा है? सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया है। अब और क्या चाहती हो तुम? तलाक। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से पेपर साइन करो और मैं यहाँ से जाऊं। ललिता ने उसके हाथ से पेन और पेपर पकड़े और साइन करके पेपर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से। तुम मुझे वैसे भी दे ही क्या सकती हो? तुमने तो मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा परिवार भी मुझसे छीन लिया। मुझे तुम्हारी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। सोच कर देख, क्या किया आज तुमने। राधा चेहरे पर एक कटु सी मुस्कान लिए बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर आ गई और ललिता, जो आज अपना सब कुछ हार चुकी थी, औंधे मुंह बेड पर गिर गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। राधा ने तलाक के पेपर चंदन को दिखाते हुए कहा कि आज के बाद आप ललिता को मिलने नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने तलाक के पेपर साइन करवा लिए हैं। क्या? चंदन ने हैरानी और गुस्से से पूछा। राधा, यह सब तुमने ठीक नहीं किया। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या जरूरत थी यह सब करने की? चंदन को सच में बहुत बुरा लग रहा था। मैं अब आपको उसके साथ और नहीं बांट सकती। आप केवल मेरे हो, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। राधा बोली, अरे, सब कुछ तेरा ही तो था। उस गरीब के पास क्या था अब? भगवान से डर, कुछ तो सोचा होता उस बदनसीब के बारे में। बच्चे तक तो तुमने उससे छीन लिए, और तो और तुम बच्चों के दिल में भी उसके खिलाफ जहर घोलती रहती हो। तुम किस मिट्टी की बनी हो राधा? चंदन गुस्से से लाल पीला हो रहा था, मगर राधा उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चंदन ने गुस्से में रात्रि का भोजन भी नहीं किया। सुबह होते ही चंदन ललिता को मिलने उसके घर पहुंच गया। ललिता की हालत देख चंदन का कलेजा मुंह को आ गया। घर खुला पड़ा था, वह फर्श पर पड़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। लग रहा था वो रात भर सोई नहीं थी। ललिता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? चंदन की आवाज सुनते ही ललिता भागकर चंदन से लिपटकर रोने लगी। आज मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। मैं उन्हें लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चंदन भागकर अंदर से पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे तो उसे शुद्ध आई। ललिता, खुद को संभालो। चंदन ने उसे नीचे से उठाकर कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास उसे थमाते हुए पूछा, तुमने तलाक के पेपर पर क्यों साइन किए? एक बार मुझसे तो पूछ लेती। पूछने से क्या होता? होना तो वही था जो आज तक होता आ रहा है। इस बात का चंदन के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ
कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुमने तलाक के पेपर साइन कर दिए हों, मेरे लिए तुम अभी भी मेरी पत्नी ही हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ललिता एक टक बिना कुछ बोले चंदन को देखती रही। चंदन ललिता का हाथ पकड़कर बोला, अब उठो और खाने के लिए कुछ बनाओ। मैं भी खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। ललिता ने बेमन से उठकर खाना बनाया और फिर दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद चंदन राधा और बच्चों के पास गांव से बाहर बने आलीशान मकान में आ गया। इसी खींचातानी में सबकी जिंदगी गुजर रही थी। चंदन महीने में 12 बार ललिता के पास जाता और राशन पानी देकर आता था। बच्चे बड़े हो रहे थे। रानी और टीना कभी कभी चोरी छिपे ललिता को मिलने आ जाते थे, मगर बेटा पवन कभी नहीं आता था। वो तो ललिता को फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करता था और राधा को खूब मानता था। रानी और टीना अब कॉलेज जाती थी। पढ़ाई में तीनों बच्चे काफी होशियार थे। चंदन अब थोड़ा बीमार सा रहने लगा था। रिटायरमेंट भी नजदीक आ रहा था और रानी भी शादी के लायक हो चुकी थी। कई अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे, अतः एक अच्छे घर के लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी गई, जो कि पेशे से प्रोफेसर था। शादी में चंदन की जिद के चलते ललिता को शामिल तो किया गया, मगर उसका शादी में होना या ना होना एक बराबर था। ललिता के दिमाग पर अब इस बीती हुई जिंदगी का प्रभाव दिखाई देने लगा था। वो अक्सर अकेले में ही बड़बड़ाती रहती। उसका बीपी भी काफी बढ़ने लगा था। वह ढंग से खाना भी नहीं खाती थी। कभी कभी तो पूरा दिन वह बेड पर पड़ी रहती थी। आस पड़ोस के लोग उसे कभी कभी खाना दे जाया करते थे। चंदन और राधा को उसकी इस हालत के लिए कोसते भी थे। उधर एक दिन चंदन अचानक हृदयघात होने के कारण चल बसा, जिसका ललिता के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी हालत बस से बदतर होती गई, मगर ऐसा भी नहीं था कि वह बिल्कुल पागल थी। कभी कभी वो अच्छी भली भी होती थी। जब बेटे को नौकरी मिलने की खबर उसे मिली तो वो बहुत खुश हुई थी। आस पड़ोस सबको उसने बड़े चाव से बताया, मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है। गली से गुजरते हुए एक बुजुर्ग के मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह रे ऊपर वाले, तेरे रंग और अनेक। इस बदनसीब माँ की ममता और दूसरी नालायक औलाद, जिसने कभी इस बदनसीब माँ की ओर झांकने की भी कोशिश महसूस नहीं की। चंदन की मौत के 2 साल बाद टीना और पवन की भी शादी हो गई। टीना और रानी भी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करती थी। वह जब भी मायके आती तो ललिता से भी मिलती थी, मगर राधा और पवन से चोरी छुपे। दामाद भी मिलने आते, मगर इस बात की भनक राधा और पवन को ना जाने कहां से लग गई कि पवन ने शक्ति से सबको उससे मिलने के लिए मना कर दिया। राधा ने भी बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुनकर दोबारा किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उस शाही फरमान को तोड़ने की। एक दिन ललिता का बीपी इतना बढ़ गया कि वो गली में चलते चलते ही गिर गई। लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए और बेटे को भी किसी ने बताया कि तेरी माँ अस्पताल में है, मगर उसने अस्पताल जाने से यह कहकर मना कर दिया कि ललिता उसकी माँ नहीं है। ललिता को अस्पताल में देखने वाला कोई नहीं था और ना ही उसके पास इलाज कराने के लिए धन था। लिहाजा उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपनी कोई सुध नहीं थी। वो वहीं बाहर एक बेंच पर बैठे अकेले ही बड़बड़ा रही थी। सुबह से शाम हो गई। कपड़ों में ही मल मूत्र होने की वजह से मक्खियां भिनभिनाने लगी थीं। आते जाते लोग उसे देखकर मुंह सिकोड़ कर देखते हुए निकल जाते। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन शाम को एक सज्जन पुरुष को उस पर दया आ गई। उसने पहले ललिता से बात करने की कोशिश की, मगर ललिता ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो उसने अपने फोन पर एक आश्रम का नंबर डायल किया, उन्हें ललिता के बारे में बताया। करीब 1 घंटे बाद आश्रम के लोग आए।
उन्होंने भी उससे बात करने की पूरी कोशिश की, मगर उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। उसे खाने के लिए बिस्किट का पैकेट दिया गया। पैकेट पकड़ते ही वह बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हुआ माँ जी? आप क्यों रो रही हो? आश्रम की टीम के मेंबर अजय सिंह ने उनसे पूछा। तो ललिता धीरे से बोली, मेरे बेटे को मार डाला। किसने मार डाला माँ जी? फिर उसने पूछा। तुमने। जज ने फांसी की सजा सुनाई। तुमने तलवार से उसका सिर काट दिया। यह देख मेरे बेटे का धड़, और वो देख उसका सिर कैसे तड़प रहा है मेरा बेटा। तू खूनी है, सत्यानाश हो तेरा। वह रोते हुए निरंतर गालियां दे रही थी। अजय ने प्यार से कहा, माँ, मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा। चल, तुझे तेरे बेटे से मिलवाता हूँ, वो जिंदा है। ललिता रोते रोते एकदम चुप हो गई और बोली, सच में? हाँ माँ, कहते हुए उसका गला भर आया। चल बेटा, जल्दी चल, कहते हुए वे उठ खड़ी हुई। टीम के सभी मेंबर भी साथ में जाकर गाड़ी में बैठ गए और उसे आश्रम ले गए। वहां पहुंचकर ललिता को नहलाया धुलाया गया। कपड़े बदलकर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक करने पर बताया कि ललिता को सदमा लगने के कारण दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ये अपने जीने की इच्छा खो चुकी हैं। इन्हें बहुत देख रेख की जरूरत है। दवाई के साथ साथ उसे खुशनुमा माहौल और अपनों के साथ और प्यार को भी चाहिए। उसे इंजेक्शन भी दिया गया ताकि उसे नींद आ सके। इंजेक्शन लगने के बाद वह सो गई। लगभग एक सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत में सुधार आ गया और उसे छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उसे आश्रम लेकर आया गया। वहां और भी बहुत से अपनों के सताए हुए लोग थे। ललिता को दवाई लेने के कारण रात्रि को बहुत गहरी नींद आ जाती थी। सुबह वो जल्दी उठ गई। अनजान सी जगह थी। उदास मन से बैठकर भगवान को याद करने लगी। कुछ देर बाद सब लोग उठ गए। सबको चाय नाश्ता दिया गया। अजय ललिता के लिए खुद ही नाश्ता लेकर आया और प्यार से बोला, माँ, नाश्ता कर लो। और फिर वो उसकी बगल में बैठ गया। ललिता चुप चाय चाय पीने लगी। अजय ने धीरे से पूछा, माँ, आपके घर में कौन कौन है? सभी हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। उनके भी बच्चे हैं। एक डायन भी है जिसने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। बहुत खतरनाक है वो। कहते हुए ललिता बुरी तरह रो पड़ी। वो मेरे बच्चों को मार देगी। मेरे बेटे को फांसी हो गई। जल्लाद ने उसका गला काट कर फेंक दिया। किसी ने उसका गला नहीं काटा माँ। वो ठीक है। मैंने उसके साथ बात की थी फोन पर। क्या कहता है वो? आएगा मुझे लेने? ललिता की यह बात सुनकर अजय बोला, माँ, उसने आने से मना कर दिया। हाँ, वो बहुत बिजी रहता है ना। पंचायत अफसर है मेरा बेटा। तू ऐसा कर कि तू मुझे उसके पास ले चल, या फिर मुझे बस में बिठा दे। मैं चली जाऊंगी। ठीक है मेरी माँ, थोड़ा आप ठीक हो जाओ फिर चलते हैं। यह कहकर दिलासा देते हुए वह सोचने लगा कि बेटा कितना बदनसीब है और माँ उससे भी ज्यादा। औलाद होने के बावजूद वह धक्के खाती फिर रही है। अब वह रोज की बात हो गई थी। ललिता या तो पाठ करती रहती या फिर रोती रहती। कभी आश्रम के गेट पर बैठी रहती, आते जाते लोगों को बोलती, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। बेटे को आश्रम की ओर से बहुत संदेश भेजे गए, मगर वो नहीं आया। फिर एक दिन ललिता की बेटियों को भी फोन किया गया। उन दोनों ने भी कहा, हम मजबूर हैं, नहीं आ सकते। फिर एक दिन ललिता को लेकर उसके बेटे से मिलवाने आश्रम की टीम बेटे के पास उसके गांव पहुंची, मगर उसने यह कहकर ललिता से मिलने से इनकार कर दिया कि यह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ राधा मर चुकी है। उसे मरे हुए 1 महीना हो चुका है। मैं इस औरत को नहीं जानता, आप इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। पवन की यह बात सुनकर ललिता का कलेजा मुंह को आ गया, मानो ममता ने दम तोड़ दिया हो। अजय ने पवन को समझाना चाहा और कहा, आपके पिता ने इनसे शादी की थी, मगर पवन के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव ना पड़ा। वह कहने लगा,
वो तलाक हो चुका है। हमारे पास सबूत है। अगर इसे थोड़ा सा भी लगाव होता तो हमारे पिता को तलाक नहीं देती, हमें खुद पालती। मगर इसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया। जिसने हमें पाल पोस कर एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाई, वही मेरी माँ है। आप लोग यहाँ से चले जाओ। ये औरत किसी की भी माँ नहीं हो सकती। उधर उसकी यह बातें सुनकर ललिता के कान फटने लगे। कितना जहर घोल दिया है राधा ने इसके दिल में मेरे लिए। गली में काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। अजय ने उनसे बात करनी चाही, मगर कोई भी बोलने को तैयार ना हुआ। इतने में ललिता ने अजय को बाजू से पकड़ा और कहा, चलो बेटा। वो असहाय सा ललिता और बाकी टीम के साथ गली से गुजर रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, यह बहुत भली है, इसका ख्याल रखना। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा दी ऊपर वाले ने इसे, जो माँ होकर भी माँ ना बन सकी। कहते हुए उसका गला भर आया। अजय ने बगैर कुछ बोले हाथ जोड़े और ललिता को गाड़ी में बिठाकर वापस आ गया। अब ललिता गुमसुम सी बैठी रहती। किसी से कोई शिकायत ना थी। पाठ करती, बैठे बैठे रोती रहती। ज्यादा रोने से आंखें भी खराब होने लगी थी। अब वो अजय को भी बद्दुआ नहीं देती थी। जब वो उससे बात करता तो उससे आराम से जवाब देती थी। एक दिन अचानक ललिता को दौरा पड़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। वह डॉक्टर ने बताया कि दिमाग पर काफी तनाव होने की वजह से यह सब हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इन्हें। इस समय इन्हें अपनों की बहुत जरूरत है। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अगले दिन सुबह जब अजय ललिता को दवाई देने लगा तो ललिता बोली, बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? बेटा, मेरी इच्छा है मेरा अंतिम संस्कार मेरे ससुराल में हो। तुम ये आखिरी उपकार मुझ पर कर देना। माँ, आप ठीक हो जाओगी, ऐसी बात क्यों कर रही हो? नहीं बेटा, पता मेरी इच्छा पूरी करेगा या नहीं? कहते हुए वो छोटे बच्चे की तरह फबक फबक कर रो पड़ी। बहुत मुश्किल से उसे चुप कराया गया। कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर ललिता को दौरा पड़ गया। उसके शरीर को लकवा हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब अजय को ललिता की अंतिम इच्छा का ख्याल आया। उसने गांव के मुखिया से फोन पर बात की और ललिता की मौत की खबर के साथ ही अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया। तो मुखिया ने कहा, आप लोग लाश ले आओ। गांव के धार्मिक स्थल से गांव को ललिता की मौत और संस्कार के बारे में सूचित किया गया। अजय और आश्रम के कुछ और लोग ललिता की लाश लेकर शमशान घाट पर गए। पूरे रीति रिवाज से ललिता का अंतिम संस्कार किया गया। अजय ने चिता को मुख्य अग्नि दिखाई। चिता की आग की लपटें आसमान की तरफ ऐसे उठ रही थी मानो आखिरी समय में ललिता अपने बेटे को देखना चाहती हो। गांव के जितने भी लोग शमशान घाट पर गए, उनकी जबान पर सिर्फ एक ही बात थी, बहुत सब्र वाली थी बेचारी। औलाद को जिंदा रखने के लिए बदनसीब ने अपनी ममता का ही बलिदान दे दिया। चिता की अग्नि शांत हो चुकी थी। आज एक माँ की मृत्यु नहीं हुई थी, आज एक स्वार्थहीन ममता ने भी दम तोड़ दिया था। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।